हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ द डे। तो आज लगभग 4-5 कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले L&T फाइनेंस का आज कॉन कॉल हुआ था, तो कॉन कॉल इनसाइट्स के बारे में पहले बात करेंगे। उसके बाद जो 3-4 कंपनीज के आज रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो L&T फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो ज़्यादा डिटेल में इनके बिजनेस मॉडल को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही ट्विटर पे मैंने पोस्ट अपलोड करा था जिसमें बिजनेस मॉडल और सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करा था। सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो कंपनी है ये एक मिड कैप डाइवर्सिफाइड NBFC कंपनी है और प्राइमरीली जो है 50% इनके AUM का लगभग अर्बन फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट में है। मतलब कि जो भी कंपनीज आपके सिटीज़ में रोड्स और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये सब कंस्ट्रक्ट करती है उनको लोन्स देते हैं, और 25% है आपका रूरल फाइनेंस में। बाकी का बचा हुआ है आपका फार्मर फाइनेंस और SME सेगमेंट और गोल्ड फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट में। तो इस क्वार्टर इनका AUM जो लगभग 27% से ग्रो करा था, लगभग 1,30,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और FY31 तक का इनका गाइडेंस है 20% लोन बुक ग्रोथ, तो उसके हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, तो आज जो कॉन कॉल हो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो है वो नीचे की तरफ गया है। उसके पीछे का प्राइमरी रीज़न ये था कि इन्होंने जो है इस क्वार्टर में सरप्लस कैश रखा था अपने पास, क्योंकि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है उसके वजह से अगर सडनली बिजनेस में कोई इम्पैक्ट पड़ जाए और इनको कैश की ज़रूरत पड़े, उस वजह से इन्होंने सरप्लस कैश रखा था अपने पास। अब जो कैश है वो तो रिटर्न जनरेट करता नहीं है, हार्डली आधा 1-1.5% रिटर्न दिया होगा। तो इन्होंने तो वो कैश रेस कर रखा है, मे बी फ्रॉम डेट और वाया इक्विटी। तो फिर मान लेते हैं कि अगर डेट से रेस करा है तो जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स है, एज्यूम करते 7-8% इनको इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इनको तो बदले में सिर्फ 1% रिटर्न मिला है। तो उस वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया था और उसी वजह से जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है वो नीचे की तरफ गए हैं इस क्वार्टर में। उसके अलावा इनका अभी के टाइम पे रिटर्न ऑन एसेट्स लगभग 2.4% के आसपास है, और इन्होंने गाइडेंस दिया है कि FY31 तक ये लोग 3 to 3.2% तक अपना ROA पहुंचा देंगे। तो वो कैसे पहुंचाएंगे? लगभग 80 बेसिस पॉइंट्स का हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वो कैसे आएगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स इनका इम्प्रूव होगा फ्रॉम क्रेडिट कॉस्ट एंड कलेक्शन एफिशिएंसी के इम्प्रूवमेंट की वजह से, और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि ये लोग AI टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी उस वजह से। तो ये कुछ 2-3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से इनका रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। FY27 में इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होगा वो लगभग 7.3 to 7.4% के आसपास रहेगा। और इस क्वार्टर में हमें इनका पर्सनल लोन बुक वाला जो सेगमेंट है उसमें मोर देन 100% ग्रोथ आई थिंक देखने को मिली थी। तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि Q1 ऑफ FY26 में इनका बेस जो था वो बहुत छोटा था, पर्सनल लोन्स का जो बेस था वो छोटा था, इस वजह से हाई ग्रोथ नंबर हमें देखने को मिला है। अब अगर एक और चीज़ की बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में इन्होंने 100 करोड़ के आसपास पैसा खर्च करा है ऑन AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि इनका 30 to 40% ऑफ द MFI बुक वो जो है CGFMU स्कीम के अंडर इंश्योर्ड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि CGFMU स्कीम वो है कि जैसे इन्होंने कोई MFI या अनसिक्योर्ड MSME लोन दिया है, तो वो जो है अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है तो जितने पैसों पर बोरोवर डिफॉल्ट करेगा उसका 75% अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट इनको पे करेगी। तो ये जो है एक तरह का आप इंश्योरेंस स्कीम कह सकते हो। तो 30 to 40% ऑफ देयर MFI एंड अनसिक्योर्ड MSME बुक जो है वो इस स्कीम के अंडर इन्होंने रजिस्टर कर लिया है। तो ये थी कॉन कॉल इंसाइट्स की बात। अब हम लोग बात करेंगे
कृष्णा फॉस्केम के बारे में, जिसका रिजल्ट आज ही आया था। तो ये कंपनी जो है ये ओसवाल ग्रुप की एक कंपनी है। ये प्राइमरीली फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब सबसे पहले इनका गाइडेंस की बात करते हैं। तो FY27 में इन्होंने गाइड करा था कि 40% ग्रोथ रेट आएगा अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स, मतलब कि रेवेन्यू ग्रोथ 40% होगा, एबिडा ग्रोथ 40% होगा और पैट का ग्रोथ भी लगभग 40% होगा। अब इन्होंने इस क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रो करा है बाई 35% और इनका जो एबिडा मार्जिन्स है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टेबल ही रहे हैं, है ना। तो फिर 17% पे इनका एबिडा मार्जिन स्टेबल रहे हैं। अब एक चीज मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस कंपनी के लिए जो Q1 होता है वो बाकी 3 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इनको सबसे कम रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, मतलब कि तीनों क्वार्टर्स के कंपैरिजन में सबसे कम रेवेन्यू इसी क्वार्टर में आता है। और जो मार्जिन्स है वो सबसे ज्यादा इस क्वार्टर में होता है। तो ये लाइक इनवर्स है, रेवेन्यू सबसे कम लेकिन मार्जिन सबसे ज्यादा इस क्वार्टर में। अब सीन ये है कि जो इनका 40% का गाइडेंस था वो सो फार तो उस गाइडेंस को ये लोग मीट नहीं कर पाए हैं, अगर हम लोग टॉप लाइन की बात करें तो। अब यहाँ पर डिबेट करने के लिए एक पॉइंट ये हो सकता है कि Q1 जो है वो जनरली वीक होता है, जैसा मैंने अभी आपको कहा, लेकिन हम लोग Q1 का ग्रोथ रेट कंपेयर कर रहे हैं विथ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स Q1 के नंबर्स। तो फिर वीक बेस को हम लोग, मतलब वीक क्वार्टर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वीक क्वार्टर से, तो फिर ऑब्वियसली इनका जो सो वी आर बैक अगेन। लास्ट टाइम छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था तो उस वजह से वीडियो को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, लेकिन अब हम लोग वापस रिज्यूम करते हैं। तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड 2 कंपनीज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ICICI प्रूडेंशियल AMC के बारे में। तो इस कंपनी का जो है रेवेन्यू इस क्वार्टर 18% से ग्रो करा है। उसके अलावा इसका जो म्यूचुअल फंड है, मतलब कि क्वार्टरली एवरेज AUM ऑफ म्यूचुअल फंड, वो भी 18% से ग्रो करा है, लगभग 11.2 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। तो जो म्यूचुअल फंड का टोटल क्वार्टरली एवरेज AUM है उसका लगभग 55% है आपका इक्विटीज में, मतलब कि स्टॉक मार्केट में। बाकी का बचा हुआ है आपका डेट में, फिर पैसिव फंड्स में, उसके अलावा SIFs में। तो ये सारा मिला के कंट्रीब्यूट करता है रेस्ट। उसके अलावा इस क्वार्टर हमें अदर इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, लगभग 20% से ग्रो करा है। उसके पीछे का रीजन ये था कि लगभग आप कह लें अप्रैल से जून तक मार्केट जो है वो अच्छा खासा चला है, तो उस वजह से वो गेन्स जो है वो इधर ऐड हो गए। तो मार्क टू मार्केट गेन्स की वजह से इनका अदर इनकम जो है वो ग्रो करा है। उसके अलावा इनका मार्केट शेयर जो है 13% पर ही है, मतलब जो म्यूचुअल फंड AUM का जो मार्केट शेयर है वो 13.5% था Q4 FY26 में, 13.4% है आपका Q1 FY27 में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लगभग स्टेबल ही रहा है। 0.1% का फर्क आया, उसको हटाओ, वो उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। सो ओवरऑल ICICI AMC का नंबर्स तो मेरे को सही लगा, लेकिन हमें डिटेल कंपेयर करना होगा विथ HDFC AMC एंड निपॉन लाइफ AMC। तो निपॉन लाइफ का Q4 में नंबर्स बहुत बढ़िया आए थे, तो उस वजह से उस पर हमें खास ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में। तो ये जो कंपनी है इसका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है इनका आलमंड ऑयल से, मतलब कि वो बादाम वाला तेल जो कि ये लोग बेचते हैं, मतलब आपने सुना ही होगा बजाज आलमंड ऑयल, तो वही है। उसी से इनका ज़्यादातर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। इस बार जो इनका रेवेन्यू 25% से ग्रो करा है और इनका एबिडा मार्जिन्स जो है उसमें हमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो 10 परसेंटेज पॉइंट से इनका एबिडा मार्जिन्स इम्प्रूव करा है, लगभग 24% Q1 FY27 में इनके मार्जिन्स थे और Q1 FY26 में 15% था, ठीक है। तो अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिला है। अब आज अभी थोड़ी देर पहले इनका कॉन कॉल हुआ था, तो कॉन कॉल के कुछ इंसाइट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इन्होंने कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो Q1 FY26 का बेस था वो छोटा था, इस वजह से इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ अचीव करा है, लेकिन जो इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट है वो लगभग
हाई टीन्स टू डबल डिजिट ग्रोथ रेट होगा, मतलब कि आप कह लो 18 से 22% के बीच में आप इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट एज्यूम कर लो। तो इस बार जो 25% ग्रोथ था इनका, Q4 FY26 में 30% का ग्रोथ रेट था, तो वो उस लेवल का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है मैनेजमेंट के हिसाब से। तो वही 18, 20, 22% का ग्रोथ आप अज्यूम कर सकते हो। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म एबिटा मार्जिन होगा वो लगभग 25% के आसपास होगा। Q2 में इनके एबिटा मार्जिन थोड़े से कम होंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इनका जो अभी इन्वेंट्री है उनका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, मतलब कि इन्वेंट्री बनाने का इनका जो खर्चा था वो ज़्यादा था। इस वजह से मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर हमें Q2 में देखने को मिलेगा। Q3 और Q4 में जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये बात थी बजाज कंज्यूमर केयर की। इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो 30s की रेंज में ग्रो करा है, मतलब कि 30s की रेंज तो आप समझ ही गए, 28, 30, 32% इस रेंज में, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कशन होगा हमारा HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो IT कंपनी आ गई और 14% का ग्रोथ रेट लेके आई है HCL टेक। लेकिन एक चीज़ है कि हमें कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग कंपेयर करना होगा। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो 14% का ग्रोथ रेट आया है उसमें से मैक्सिमम ग्रोथ आई है क्योंकि INR जब डेप्रिसिएट करा है, तो लगभग 10-11% अपना करेंसी डेप्रिसिएट करा है। तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग इनका रेवेन्यू 3.2% के आसपास ग्रो करा है। और उसके अलावा इनका FY27 का गाइडेंस भी यही है कि हम लोग 1 to 4% के बीच में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ग्रो करेंगे, तो वो इनका कहना है। उसके अलावा मार्जिन्स जो है वो लगभग स्टेबल ही रहे हैं 20% पे। तो ज़्यादा डिस्कशन इसमें करना कुछ है नहीं। एक L&T इन्फोटेक का भी अपडेट्स आया था रिसेंटली, तो उनका कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेट आई थिंक मोर देन 6% था। तो आप उसको देख सकते हो एक बार, वो मेरे को HCL टेक से तो सही लग रही है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। लगभग 4-5 कंपनीज के बारे में हमने आज डिस्कस करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।